इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी आज आम आदमी पार्टी के दफ्तर का घेराव करेगी। सुबह 11 बजे आम आदमी पार्टी के दफ्तर का घेराव करेगी बीजेपी। शराब नीति के विरोध में हल्ला बोलेगी बीजेपी। सुबह 11 बजे आम आदमी पार्टी के दफ्तर का घेराव करने की योजना बना रही है बीजेपी। आपको बता दें, जब से मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए हैं, बीजेपी का हल्ला बोल लगातार जारी है। अलग अलग तरीके से बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी के प्रदर्शन की तस्वीरें आज भी निकलकर सामने आएगी। आम आदमी पार्टी के दफ्तर का घेराव करेगी बीजेपी आम आदमी पार्टी के दफ्तर का घेराव करेगी। तमाम नेता कार्यकर्ता इस दौरान जुटेंगे। हालांकि आपको बता दें, सुरक्षा को लेकर भी तमाम इंतजाम पुख्ता कर दिए गए हैं। तो देखिए, दिल्ली शराब घोटाले में आज एक तरफ मनीष सिसोदिया कोर्ट में पेश होंगे, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी आम आदमी पार्टी के दफ्तर का घेराव करेगी। तो देखिए, दो बातें आज बेहद अहम है। आज एक तरफ मनीष सिसोदिया की पेशी होगी और इस दौरान ईडी रिमांड मांग सकती है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, बीजेपी एक बार फिर से प्रदर्शन के मूड में है। आम आदमी पार्टी के दफ्तर का घेराव करेगी बीजेपी। दो तस्वीरें आप देखिए, आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आज इन दोनों ही मामलों में अहम अपडेट होने जा रहा है। आज कोर्ट में सिसोदिया की पेशी होनी है और इस दौरान ईडी रिमांड मांग सकती है। दूसरी तरफ आपको बता दें, बीजेपी का हल्ला बोल आज देखने को मिलेगा। आम आदमी पार्टी के दफ्तर का घेराव करेगी बीजेपी। शराब घोटाले में एक बार फिर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम ने तिहाड़ जेल पहुंचकर मनीष सिसोदिया से पूछताछ की। इससे पहले 7 मार्च को ईडी ने 3 घंटे तक दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम से जवाब तलब किए थे। सूत्रों के मुताबिक ईडी की टीम इस मामले में गिरफ्तार 2 दूसरे आरोपियों को लेकर तिहाड़ पहुंची है। ईडी के मुताबिक नई शराब नीति बनाने में साउथ दिल्ली के व्यापारियों से 100 करोड़ की रिश्वत ली गई। इस मामले में ईडी ने 6 मार्च को हैदराबाद के बिजनेसमैन अरुण रामचंद्र पिल्लई और अमनदीप ढल को गिरफ्तार किया था। केजरीवाल का ध्यान, आपके आरोप। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजघाट पर सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ ध्यान लगाया था, तो आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया को तिहाड़ की जेल नंबर 1 में रखे जाने पर सवाल उठाए। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि केंद्र सिसोदिया की राजनीतिक हत्या कराना चाहता है। आपका कहना है कि इस जेल में खूंखार आतंकी हैं। सिसोदिया ने विपश्यना सेल में रखने की मांग की थी, उन्हें वहां रखा जाना चाहिए था। आपके साथ ही आरजेडी नेता मनोज झा ने भी सिसोदिया की गिरफ्तारी, जेल और जमानत पर सवाल उठाए। पेशेवर अपराधी कुछ तो इतने मानसिक तौर पे बीमार हैं कि आप उनको इशारा कर दीजिए, वो किसी का भी मर्डर कर सकते हैं। वो सब लोग उसी जेल में हैं। तो क्यों दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के इतने नजदीक इस तरीके के गैंगस्टर्स को, इस तरीके के क्रिमिनल्स को रखा जा रहा है? मुझे लगता है कि ईडी को बताना चाहिए कि उन्हें मिल क्या रहा है। पिछले जून से वो लगातार छापे मार रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, लोगों को जेल में डाल रहे हैं। मिला क्या? साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन पार्टीज के बड़े नेताओं को टारगेट कर रही है। महत्वपूर्ण ये है कि विपक्ष के नेताओं को जेल क्यों दी जा रही है। महत्वपूर्ण ये है कि इससे बड़े बड़े तथाकथित गुनाह में भाजपा के लोग बड़ी आसानी से बेल पाते हैं, उनका स्वागत होता है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि क्या है जेल की ओर से खंडन आया है। मुझे लगता है कि वो खंडन अगर पुष्ट है तो ठीक है। वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने तमाम आरोपों के बाद आम आदमी पार्टी के खिलाफ ही कटाक्ष किया। तिवारी ने कहा कि जेलों का विभाग दिल्ली सरकार के तहत आता है, ऐसे में कैबिनेट के एक पूर्व मंत्री को जेल के अंदर कैसे धमकियां मिल सकती हैं। उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि क्या अरविंद केजरीवाल अपने रहस्यों का खुलासा करने के लिए मनीष सिसोदिया के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। उसके हेड अरविंद केजरीवाल जी हैं। तो जिसके अंदर जेल है, उसी का एक आदमी जेल में है और उसी को जान का खतरा है। इसका मतलब अरविंद केजरीवाल से ही खतरा हो गया है क्या मनीष सिसोदिया को? बता दें कि मनीष सिसोदिया को तिहाड़ की जेल नंबर 1 में वार्ड नंबर 9 में रखा गया है। इस सीनियर सिटीजन वार्ड में तमाम कैदी सीसीटीवी निगरानी में रहते हैं। केजरीवाल सरकार में मंत्री रहे सत्येंद्र जैन और सिसोदिया के सेल के बीच 500 मीटर की दूरी है। जेल अधिकारियों के मुताबिक आने वाले दिनों में सिसोदिया को अपनी सेल किसी दूसरे आरोपी के साथ शेयर करनी पड़ सकती है। सिसोदिया अंडर ट्रायल आरोपी हैं, इसलिए वे जेल में अपनी सुविधा के मुताबिक कपड़े पहन सकते हैं। उन्हें जेल से भी कुछ कपड़े दिए गए थे।
बता दें कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नई एक्साइज पॉलिसी लागू की थी। दिल्ली सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी लाने को लेकर माफिया राज खत्म करने का तर्क दिया था। ये भी दावा किया गया था कि इससे सरकार के राजस्व में इजाफा होगा। जुलाई 2022 में दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव ने इस मामले में LGV सक्सेना को रिपोर्ट सौंपी थी। इसमें एक्साइज पॉलिसी में गड़बड़ी के साथ ही डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का भी आरोप लगा था। इसी रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को सिसोदिया समेत 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। 22 अगस्त को ईडी ने आबकारी नीति में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया। 6 महीने की जांच के बाद सीबीआई ने 26 फरवरी को सिसोदिया को अरेस्ट कर लिया। गिरफ्तारी के 7 दिन बाद तक सिसोदिया सीबीआई हिरासत में रही। सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया को 20 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसके बाद उन्हें तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया गया। तेलंगाना के सीएम की बेटी को भी ईडी का बुलावा। के कविता ने तेलंगाना चुनाव से जोड़ा लिंक। ईडी ने दिल्ली शराब नीति मामले में तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को भी समन भेजकर पूछताछ की। इस पर कविता ने ईडी से 1 हफ्ते का समय मांगा। इसके बाद ईडी ने 2 दिन का वक्त देते हुए 11 मार्च को के कविता को तलब किया है। वहीं के कविता ने ईडी पूछताछ को तेलंगाना चुनाव से जोड़ते हुए सरकार पर हमला बोला कि जहां भी इलेक्शन है वहां मोदी से पहले ईडी पहुंच जाता है। तो हमारे तेलंगाना में भी यही हुआ है। तकरीबन सारे बिजनेस हाउसेस पे एक 500 प्लस बिजनेस हाउसेस पे आईटी रेड होता है। सीबीआई के रेड एक 100 होते हैं तेलंगाना के राज्य में। ईडी तो कम से कम 200 जगहों पे उन्होंने छापा मारा है। और एनआईए एजेंसी ने 500 to 600 मिनिमम लोगों को बुला के उनको डरा के धमका के अलग अलग तरीके का काम वहाँ पे चल रहा है, उन्हें चलने नहीं दिया। तो इसीलिए उनका अभी एफर्ट ये है कि किसी भी तरीके से ईडी डाल दो, धमका दो, डरा दो। लेकिन हम भी मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी से और पूरे देश की जनता से बता दें कि हम डरने वालों से नहीं हैं। बता दें कि भारत राष्ट्र समिति नेता और तेलंगाना विधान परिषद की सदस्य के कविता से इससे पहले सीबीआई हैदराबाद में पूछताछ कर चुकी है। 12 दिसंबर को हुई पूछताछ में के कविता से करीब 7 घंटे तक पूछताछ की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। दिल्ली शराब आबकारी नीति के मामले में सीबीआई और ईडी को कई बड़े सुराग हाथ लगे हैं। आपको बता दें, इस मामले में जांच अभी चल रही है और जांच की आज अब पंजाब के नेताओं तक भी पहुंचने लगी है। सूत्रों के मुताबिक दोनों बड़ी जांच एजेंसियों के रडार पर अब पंजाब आम आदमी पार्टी से जुड़े कई बड़े नेता भी आ चुके हैं। पुख्ता सबूत मिलते ही कुछ और गिरफ्तारियां भी होने का अनुमान लगाया जा रहा है। आपको बता दें, पंजाब के नेताओं ने सीबीआई से मांग की है कि वो दिल्ली एक्साइज पॉलिसी की जांच को पंजाब तक बढ़ाए। पंजाब में आम आदमी पार्टी के बड़े सूत्रधारों में शामिल कुछ नेताओं समेत अन्य राज्यों के बड़े नेताओं की कॉल डिटेल समेत गिरफ्तार किए गए लोगों के बयान को जब खंगाला गया तो कई बड़े खुलासे होते चले गए। एजेंसियों से जुड़े सूत्रों का कहना है कि जिस तरीके से लगातार दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में गिरफ्तार हुए लोगों से पूछताछ हो रही है, उससे कई कड़ियां आपस में जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि जुड़ती हुई कड़ियों में शामिल होने वाले लोगों की गिरफ्तारी होगी या उनको पूछताछ के लिए समन देकर बुलाया जाएगा, इसके बारे में जांच एजेंसियों से जुड़े सूत्रों ने फिलहाल कुछ भी बोलने से मना कर दिया है। तो देखिए, कुल मिलाकर इस पूरे मामले में जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली से ये जांच का दायरा जो शुरू हुआ, जो कि अब पंजाब तक पहुंच चुका है। पंजाब के कई ऐसे बड़े नेता कार्यकर्ता हैं जो जांच एजेंसियों की रडार पर है। दिल्ली शराब घोटाले में जांच में कई अहम सबूत मिले हैं, गिरफ्तार लोगों के बयान दर्ज किए और उसमें कई लोगों के नाम सामने आए। कॉल डिटेल्स के आधार पर ये सबूत मिले। आपको बता दें कि जो गिरफ्तार लोग हैं उनके बयान में कई नाम ऐसे सामने आए। कॉल डिटेल्स के आधार पर जांच एजेंसियों को सबूत मिले। पंजाब के नेताओं ने सीबीआई से मांग की। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी की जांच को पंजाब तक बढ़ाए जाने की मांग की गई। पंजाब तक जांच की आज कैसे पहुंची वो आपको बता रहे हैं। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने तिहाड़ जेल से देश के नाम एक पत्र लिखा और इस पत्र को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पर शेयर किया है। आपको बता दें, उन्होंने एक पत्र लिखा और एक संदेश दिया। आप देख सकते हैं,
इसमें उन्होंने लिखा, दिल्ली के शिक्षा मंत्री के रूप में काम करते हुए बहुत बार ये सवाल मन में उठता है कि देश और राज्य की सत्ता तक पहुंचे नेता ने देश के हर एक बच्चे के लिए शानदार स्कूल और कॉलेज का इंतजाम क्यों नहीं किया। एक बार अगर पूरे देश में पूरी राजनीति और तन मन धन से शिक्षा के काम में जुट गई होती तो आज हमारे देश में हर बच्चे के लिए विकसित देशों की तरह अच्छे अच्छे स्कूल होते। फिर क्यों शिक्षा को सफल राजनीति ने हमेशा हाशिए पर रखा। आज जब सब कुछ दिनों से मैं जेल में हूं तो इन सवालों के जवाब खुद मिल रहे हैं। देख पा रहा हूं कि जब राजनीति में सफलता जेल चलाने से मिल रही है तो स्कूल चलाने से राजनीति की जरूरत भला क्यों महसूस करेगा। आज जरूर जेल की राजनीति सफल होती दिख रही है, लेकिन भारत का भविष्य स्कूल की राजनीति में है, शिक्षा की राजनीति में है। भारत विश्व गुरु बनेगा तो इसलिए नहीं कि यहाँ जेलों में इतनी ताकत है, बल्कि इसके दम पर यहाँ की शिक्षा में कितनी ताकत है। भारत की आज की राजनीति में जेल की राजनीति का पलड़ा जरूर भारी है, लेकिन आने वाला कल शिक्षा की राजनीति का होगा। और अब आपको बताते हैं सीबीआई के सिसोदिया से क्या कुछ सवाल रहे, क्या कुछ सवाल पूछे गए सिसोदिया से सीबीआई ने। सवाल नंबर 1 आपको बताएंगे, क्या आपने डेनिक्स के अधिकारी सी अरविंद को कॉल कर केजरीवाल के यहां पर आने को कहा था। सवाल नंबर 1 सीबीआई ने जो कि सिसोदिया से किया। इसके अलावा ऐसे कई सवाल हैं जो उन्होंने किए। सवाल नंबर 2 आपको बताएं, केजरीवाल के आवास पर आपने सी अरविंद को जीओएम रिपोर्ट का ड्राफ्ट सौंपा था। इसके अलावा देखिए, आपको ये पूरे सवालों की लिस्ट यहां पर बता रहे हैं। क्या इस मीटिंग में यह भी चर्चा हुई थी कि प्राइवेट संस्थाओं के लिए 12% का मार्जिन तय कर दिया जाएगा। तो ये तमाम वो ऐसे बड़े सवाल है जो कि पूछे गए हैं सिसोदिया से। इस 12% मार्जिन में कथित तौर पर 6% कथित रिश्वत ली गई। अगर हां तो कुल मिलाकर रिश्वत के रूप में कितने पैसे आए। इसके अलावा सवाल नंबर 5, आपके बिजनेसमैन अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा और अर्जुन पांडे से क्या रिश्ते हैं, यह भी एक सवाल पूछा गया। इसके अलावा नई एक्साइज पॉलिसी बनाते समय आपकी एक्साइज कमिश्नर और 2 और एक्साइज अधिकारियों से क्या चर्चा हुई, क्या आपकी बातचीत हुई इस पूरे मामले पर। क्या इस दौरान आपने कई मोबाइल फोन का उपयोग किया था जिसमें से ज्यादातर फोन दूसरों के नाम पर थे, क्योंकि यह बात भी निकलकर पहले सामने आई थी। क्या आपने कई जो नई एक्साइज पॉलिसी के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के लिए इसकी परमिशन ली थी, ये भी एक अहम सवाल पूछा गया सीबीआई के द्वारा। मनीष सिसोदिया से ये भी एक अहम सवाल पूछा गया। तो ऐसे तमाम सवाल पूछे गए मनीष सिसोदिया से। हालांकि देखिए, इस दौरान लगातार सीबीआई इस बात को लेकर कहती रही कि मनीष सिसोदिया सवालों के जवाब सही से नहीं दे रहे।